हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। आज हम लोग घटना चक्र का जो समान विज्ञान कर रहे थे उसी का अगला चरण जो है जैव विकास, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, जैव विकास से शुरू करेंगे आज। तो उसके कुछ संक्षिप्त में नोट्स दिए गए हैं, उसे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री A.I. ऑपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ऑरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है इसमें, जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी एवं अवायवीय थे। दूसरा पॉइंट है, 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। तीसरा पॉइंट है, स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नील हरे शैवाल जैसे थे। चौथा पॉइंट है, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव या जीवाणु के अलावा बने। प्राचीन मतलब आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस उपस्थित थी। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से कर्मिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। पहला है लेमार्कवाद। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जियोलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। तो हम लोग देखते हैं, मूल धारणाओं पर आधारित है। पहला है बड़े होने की प्रवृत्ति। तो पहला बड़े होने की प्रवृत्ति यहाँ पर दिया गया है, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें स्किप हो गई, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। बड़े होने की प्रवृत्ति है। और दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट जो है वातावरण का सीधा प्रभाव। और तीसरा पॉइंट है अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों में टांगों का अभाव इसका एक लेमार्कवाद का एग्जाम्पल है। यहाँ हम लोग देखते हैं, लेमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। जिराफ के उद्विकास कर्म का रेखा चित्र यहाँ पर दिया गया है। जैसे घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई हुई यहाँ पर। और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि ऊंचे वृक्षों की पत्तियों खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों का अधिक लंबाई के रूप में विकास हुआ। इसी प्रकार है अगला कौन सा, हम लोग लेमार्कवाद पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को
डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। इसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी है। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। दूसरा है जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और तीसरा है विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। योग्यतम की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन। और अगला है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद में होता है जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री हुइगो डी ब्रिज ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग सांध प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे आर्कियोपैरेक्टिक्स जूरेसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जूरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल है यूग्लिना को पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता था। उसी प्रकार आगे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं उसे हम लोग देखते हैं। न्यूपाइलिना एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी थी। और इसी प्रकार है प्रोटोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडीना, बतख, चोंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी हैं। उसी प्रकार डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जूरेसिक कल्प और क्रीटेशियस कल्प में बांटा गया। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त हैं। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। उसी प्रकार क्रो-मैग्नोन मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नोन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर मतलब 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफा में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनकी पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन का लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के लिए डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथाल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। इसी प्रकार अब यहाँ पर कुछ उसी से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, उसी को देखते हैं। पहला है दिए गए युगों के सही कालक्रमबद्ध को चुनें जो सबसे पुराना है और सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? इयोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन,
फिर प्लास्टोसीन, फिर होलोसीन। इसी प्रकार आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। जीवाश्म, इसके बाद इसके नीचे व्याख्या कुछ दिए हैं संक्षेप में, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। पुनः उन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल मानकर मतलब कालमान तैयार किया गया है, जिसमें सबसे छोटी काल इकाई एक काल होता है। ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर एक युग बनाते हैं, जबकि अनेक युग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। इसी तरह अनेक कल्प मिलकर एक महाकल्प बनाते हैं। अनेक महाकल्पों से एक मिलकर महायुग बनता है और यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह अवरोही क्रम में महायुग, महाकल्प, कल्प, युग और काल ऐसे प्रभाग हैं जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही कालक्रम सबसे पुराने से सबसे नए निम्नवत हैं: पैलियोसीन, इयोसीन, ऑलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलोसीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो हम लोग ऊपर में देखे थे मीथेन था, अमोनिया था और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। प्रसंगत विकल्पों में प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन CH4, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। तो यहाँ पर ये सही है। और दूसरा है, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये उल्टा लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो इसी प्रकार ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, जब जीवित जीव पौधा हुए मतलब जीवित पैदा हुए जब जीवित जीव, तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो ये सही बात है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। इसकी कुछ व्याख्या उसे पढ़ लेते हैं। पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि भूपट्टी पर पाई जाने वाली कुछ शैलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है। अतः कथन एक सत्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, बल्कि वायुमंडल ज्वालामुखीय गैसों यथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई। इसी प्रकार इसका कथन 3 मतलब 1 और 3 जो है ये सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ? लगभग, इसका डी नंबर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीवों का उद्गम लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ? और प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में वो बहुकोशिकीय जीव हो गए, और जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल ही है। ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों को विकास में सहायक हुआ, क्योंकि पहले O2 की अनुपस्थिति थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो ये किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत
विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पे भी आधारित है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस पे भी आधारित है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे भी आधारित। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये डार्विन ने किया। चार्ल्स डार्विन का मत था प्रकृति कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये समझाया लेमार्क ने। ऊपर में हम लोग लेमार्कवाद भी पढ़ चुके थे। इसी प्रकार इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। व्याख्या के हम लोग देख लेते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी मतलब वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध प्रिमरोज पर किया था। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो पहला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। और विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डार्विन ने। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दिया था बीडल और टेटम ने। और ओपेरॉन का अवधारणा दिया था जैकब और मोनोड ने। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक कौन सा है? प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों को ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो इसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो यह है उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का कहना है कि वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं।
ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो यह है उत्परिवर्तन। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? तो क्रो-मैग्नोन मानुष। तो क्रो-मैग्नोन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम एवं सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फोसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नोन का शरीर गठा हुआ और लगभग 160 सेंटीमीटर मतलब 6 फुट लंबा था। इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों से किस संदर्भ में आता है? तो ये एक आदि मानव जाति मतलब स्पेसीज के रूप में। तो डेनिसोवियन एक आदि मानव प्रजाति था जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनकी पूर्वी एशिया तक विस्तृत होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टोसीन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथाल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोपेक्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोपेक्टेरिक्स जो है वो है जुरेसिक युग की सर्वपुरातन पक्षी। इस प्रकार इसके जो व्याख्या दिए गए वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्कियोपेक्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो यह सरीसृप और पक्षी। मैमथ पूर्वज, तो हाथी के थे मैमथ पूर्वज। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त हो गया, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जुरेसिक कल्प तथा क्रीटेशियस कल्प में बांटा गया। क्रीटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर रहे? डायनासोर कौन से युग में रहे? तो मेसोजोइक में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यह सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो इसी प्रकार आज हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ लिया। इसी प्रकार अगले चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे।
इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को फैला दें पूरा वीडियो।